दुनिया में एक देश है जो खुद को आधुनिकता का चेहरा बताता है, जो डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट बांटता फिरता है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी दुनिया को लेक्चर देता है, और जो खुद को पीस ऑफ सिंबल के रूप में दुनिया के सामने रिप्रेजेंट। लेकिन वही देश जब देखता है कि एक छोटे परंतु रिसोर्सेस रिच देश की सत्ता उसके हाथों से फिसलती जा रही है, तो उसके प्रिंसिपल अचानक से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम किसी र्यूमर की नहीं बल्कि उन हकीकी घटनाओं पर बात करेंगे जो कैमराज में रिकॉर्ड हुई, जिन पर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए और जिन पर इंटरनेशनल मीडिया की जवाबदेही हुई। एक संप्रभु देश के प्रेसिडेंट के प्राइवेट रेजिडेंस तक सिक्योरिटी पहुंचती है और सिचुएशन इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि फैमिली की मौजूदगी में उनको कंट्रोल में लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जहां डेमोक्रेसी से पहले पावर बोलती है। अगर यही प्रक्रिया किसी वीक नेशन ने अंजाम दिया होता तो इसे टेररिज्म का नाम दे दिया जाता। और अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी चीज़ को एक सुपर पावर कंट्री ने परफॉर्म किया है तो उसे क्या नाम दिया जाए। बहरहाल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के दिन दहाड़े अपहरण की। सो लेट्स बिगिन एंड फाइंड आउट एवरीथिंग। वेनेजुएला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है और साथ ही इसके जमीन के नीचे सोने, लिथियम और न जाने कई खनिजों के भंडार मौजूद है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वेनेजुएला डेवलप नहीं है, वेनेजुएला गरीब है या फिर वेनेजुएला के पास परमाणु बम जैसा जहर नहीं है जिससे वो अमेरिका को डस सकता था। प्रॉब्लम ये है कि वेनेजुएला अमेरिका का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं था, वेनेजुएला के शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था, और ये बात अमेरिका को कतई पसंद नहीं थी। निकोलस मादुरो सत्ता में आते हैं और उन्होंने वही पॉलिटिक्स कंटिन्यू की जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं थी। फिर होता क्या, अमेरिका ने निकोलस मादुरो को वैध राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया और यहीं से सत्ता का संघर्ष खुलकर सामने आता है। और आपको बता दें कि सीधा हमला नहीं हुआ, पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तेल व्यापार रोका गया, लेन देन सीमित किया गया, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जकड़ लिया गया। इस घटना से सरकार से ज़्यादा नुकसान आम जनता को झेलना पड़ा। इसके बाद बिजली और डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमलों की बात सामने आती है। सरकार का दावा था कि देश की बुनियादी सेवाओं को जानबूझकर ठप किया गया था, यानी मतलब साफ था, पहले सिस्टम में था, उसके बाद अव्यवस्था फैलाओ। इसी दौरान मीडिया का रुख भी देखने को मिलता है। कुछ मीडिया चैनलों ने तो खुल के आलोचना किया, लेकिन कुछ अचानक शांत हो गए। सरकार का दावा था कि देश के बाहर से पैसे और दबाव दोनों आ रहे थे ताकि देश में भ्रम, अराजकता जैसी स्थिति का माहौल बने और देश में बंटवारा हो। पहली बार नहीं था, मई 2020 में भी वेनेजुएला के अंदर हथियारबंद लोगों ने समुद्री रास्ते से घुसने का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय मछुआरों द्वारा वो पकड़े गए। सरकार ने इसे बड़ी साजिश की शुरुआती चेतावनी के रूप में प्रेडिक्ट किया और ये प्रेडिक्शन कितना सार्थक हो रहा है हम अपने आंखों से आज देख रहे हैं 2026 में। और 2019 में अमेरिका ने जुआन गुएडो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, यानी कि एक देश दो सत्ता केंद्र। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए असामान्य स्थिति पैदा करता है। कोई नई बात नहीं थी। 2020 में जो हुआ उसने एक सिग्नल दे दिया, तब तरीका साफ था इसलिए सब कुछ दिख रहा था, लेकिन यह तरीका कामयाब नहीं होता है इसलिए अप्रोच बदली जाती है। और 2026 में कोई नई रणनीति नहीं लाई गई बल्कि उसी पुरानी गंदी घिनौनी सोच को फिर से एक नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। फर्क बस इतना सा है कि 2020 में हमला दिख रहा था और 2026 में इसे प्रॉपर्ली महसूस कराया गया। अमेरिका ने कहा यह सरकारी ऑपरेशन नहीं था, और सवाल उठता है कि लोग, हथियार, योजना अपने आप तो नहीं आते, और यहीं से ये सिचुएशन और गंभीर बनती जाती है। वेनेजुएला का केस सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं, ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में पहले सिस्टम को कमजोर किया जाता है, उसके बाद सत्ता को हाथ में लिया जाता है। और अगर दुर्भाग्यवश कोई देश डिजिटली रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है और उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर पड़ी रह जाती है। इसीलिए आज अमेरिका अपना डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, चाइना अपने सिस्टम डेवलप कर रहा है और रसिया भी यही कर रहा है, और दुनिया के तमाम दूरदर्शी सोच रखने वाले देश भी इसी काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड फिजिकल से ज़्यादा डिजिटली हो जाएगा। आने वाला फ्यूचर डिजिटल वॉर का होगा। की चॉइस नहीं है अब, ये एक ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि अगर किसी देश के डिजिटल सिस्टम को डिस्टर्ब करके उसकी सत्ता को हाथ में लिया जा सकता है, उसके सत्ता को डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो यही तरीका फ्यूचर में भी अप्लाई की जा सकती है। सवाल भारत जैसे देश के लिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे डेटा, अगर हमारी इकोनॉमी और हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है तो संप्रभुता सिर्फ कागज पर धरी रह जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि कौन गलत है या फिर कौन सही, अब सवाल ये है कि अगर इसी तरीके को फ्यूचर में किसी और देश पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर उसे कौन बचाएगा, फिर उसको बचाने वाला कौन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हम सच में डिजिटली रूप से इंडिपेंडेंट हैं या फिर सिर्फ कनेक्टेड। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तब तक के लिए जय हिंद।